नमस्कार बच्चों। आज पुनः हम एक नई एकांकी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और जो द्वितीय वर्ष कला के बच्चे हैं उनका द्वितीय प्रश्न पत्र एकांकी संग्रह से उद्धृत ये एकांकी है। और इस एकांकी के एकांकीकार हैं जगदीश चंद्र माथुर और एकांकी का नाम है भोर का तारा। तो सबसे पहले मैं आपको लेखक का परिचय दे देती हूँ। लेखक का जो जन्म है जुलाई 1917 में हुआ था और देहावसान मई 1978 में। जन्म स्थान इनका बुलंदशहर है। शिक्षा और कार्यक्षेत्र के बारे में भी आपको परिचय दे देती हूँ। ये प्रयागराज विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया था और 1941 में सिविल सर्विसेज में इनका चयन हुआ था तथा इसी क्रम में इनका जो कार्यक्षेत्र था उसके संबंध में भी आपको जानकारी देते हैं। बिहार में शिक्षा सचिव के पद पर रहे थे तथा 1956 से 1962 तक आकाशवाणी में भारत सरकार के महासंचालक थे। 1963-64 में उत्तर बिहार में कमिश्नर के पद पर कार्य किया और 1971 में भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे थे। इनके साहित्यिक योगदान के बारे में भी आपको संक्षिप्त सा बता देती हूँ कि किस तरह से इनका साहित्यिक योगदान रहा है। तो साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने एकांकी और उपन्यास लिखे थे। इनके एकांकी जो प्रसिद्ध हैं उनका नाम उल्लेख कर रही हूँ। भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, पहला राजा, ये इनके कुछ प्रसिद्ध एकांकी हैं। इसी क्रम में इनके द्वारा लिखे उपन्यास यादों का पहाड़, अंधा पुत्र, अंधा पुल, कभी न छोड़े खेत, धरती धन्य आपना इत्यादि। मैं इनके बारे में और कुछ आपको जानकारी दे देती हूँ कि किस तरह से इनका योगदान प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ साहित्य के प्रति भी रहा था। तो इन्होंने जो श्री माथुर का जो नाम है हिंदी नाट्य कला और एकांकी नाट्य कला को परिपक्वता करने में या प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और एक ICS अधिकारी होते हुए भी नाटक और एकांकी लेखन के प्रति इनकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हो पाई थी। यही कारण है कि हिंदी नाटक और एकांकी साहित्य में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कोणार्क, कुंवर सिंह, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन इत्यादि नाटकों की रचना की और इसमें सबसे अधिक ख्याति जो मिली थी वह कोणार्क को मिली थी। उनके रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा और मेरे सपने प्रसिद्ध एकांकी संग्रह हैं। माथुर को हिंदी एकांकी में अभूतपूर्व ख्याति मिली है और इनका जो पहला एकांकी था मेरी बांसुरी शीर्षक से सन 1936 में इलाहाबाद में अभिनीत किया गया था और उसके पश्चात सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन भी हुआ था। इन्होंने अपने एकांकियों की कथावस्तु का चयन इतिहास तथा जीवन की नवीन समस्याओं के मध्य से किया था। सामाजिक यथार्थ इनका महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है और पात्रों के व्यक्तित्व भी स्वतंत्र और उनकी चारित्रिक विशेषताएं भी स्पष्ट रूप से इन्होंने दर्शाई हैं। भाव प्रवणता तथा कथित सभ्य कहलाने वाले लोगों पर व्यंग, अभिनयशीलता और यथार्थवाद जगदीश चंद्र माथुर की एकांकियों की कतिपय उल्लेखनीय विशेषताएं भी रही हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं जो हमारी एकांकी है भोर का तारा, इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो भोर का तारा एकांकी है इसमें ये राष्ट्रीय भावना पर आधारित है और इसमें जो वातावरण है वो ऐतिहासिक दर्शाया गया है। शांति के समय किस तरह से कवि रचनात्मकता में तल्लीन हो जाता है और वही कवि जब राष्ट्र पर संकट आता है तो प्रेम और श्रृंगार के भावों से उबरकर देश को प्रेरित करने के लिए, जनता को प्रेरित करने के लिए अपने कर्तव्य का किस तरह से निर्वाह करता है वह इसमें बखूबी दर्शाया गया है। तो अब हम इस कहानी के जो कुछ पात्रों के बारे में बात करते हैं, फिर इस एकांकी के बारे में बताएंगे। इसके एकांकी के मुख्य पात्र हैं, एक तो शेखर है जो उज्जैनी का कवि है, माधव गुप्त साम्राज्य में एक राज्य कर्मचारी है और शेखर का मित्र भी है, छाया शेखर की प्रेयसी है और बाद में पत्नी बनती है। समय उन्होंने बताया कि सन 455 ईस्वी के आसपास रहा होगा। तो प्रमुख जो पात्र हैं 3 ही हैं और वही एकांकी
में प्रारंभ से अंत तक रहे हैं। इसमें थोड़े उनके चरित्र की विशेषताओं को बताते हुए एकांकी का विश्लेषण करूँगी। शेखर एक संवेदनशील, भावुक और प्रेमी हृदय है। अपने काव्य सृजन का कारण वह छाया को ही मानता है और छाया शेखर की प्रेरणा भी है। प्रारंभ में प्रेयसी के रूप में है और बाद में वह पत्नी धर्म का निर्वाह करती है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि माधव ये व्यवहारिक और कर्म में जो है हमेशा रत रहता है। देश प्रेमी और अचानक विद्रोही जो वीरभद्र है उससे टकरार होती है और वीरभद्र जो है वो हूणों से मिलकर आक्रमण करता है, तो ये उसको विफल करने के लिए जाता है। और इसी क्रम में एक देवदत्त के चरित्र के बारे में भी थोड़ा बताया गया है, जो छाया का भाई है और उसका राज दरबार में महत्वपूर्ण स्थान है मंत्री के पद पर। छाया के बारे में भी मैं चंद पंक्तियों में स्पष्ट करती हूँ। छाया सुंदर, सुरुचिपूर्ण और चंचलता के साथ साथ स्वभाव की गंभीरता लिए हुए एक प्रसन्नचित्त युवती है। छाया को यहाँ पर इस सहगामिनी के रूप में भी दिखाया गया है और उसका जो कवि रूप है वो शेखर के मन में सृजनात्मकता और रचनात्मकता को जगाने में काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। और इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेम और कर्तव्य के बारे में जो उल्लेख किया गया है उस पर ये एकांकी जो है बखूबी कहना चाहिए सही रूप से फिट बैठती है। अब यहाँ थोड़ा मैं संक्षेप में इस एकांकी में जो संदेश दिया गया है वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जो शेखर है और माधव है जो उसका मित्र, उनके मध्य हास परिहास भी चलता रहता है। और एकांकी में बताया गया है कि कभी कभी बिना प्रयास के ही परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल भी हो जाती हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शेखर छाया की तुलना में सामाजिक रूप से कमतर है और छाया का भाई देवदत्त दरबार में मंत्री था। अतः एक गुमनाम कवि की हैसियत से शेखर के मन में हीन भावना थी कि छाया से प्रेम भी करता है और कहीं ना कहीं उसके मन में ये आशंका भी थी कि देवदत्त सामान्य परिवार के शेखर से अपनी बहन का विवाह नहीं होने देगा। पर परिस्थितियां शेखर के अनुकूल हो जाती हैं। राज दरबार में छाया शेखर की कविता को सुर और ताल में राजा के समक्ष प्रस्तुत कर शेखर की रचनात्मकता का परिचय देती है और राजा शेखर को प्रतिभा को पहचान कर दरबारी कवि होने का सम्मान देता है। शेखर और छाया को साम्राज्य की परिस्थितियों से यहाँ पर जो हम अवगत कराता है और कहता है कि कवि कर्म सुखांत सुखाए कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो। तुम्हारा महाकाव्य भोर का तारा तुम्हारे और छाया के प्रेम का प्रतीक है। ये सारी बातें माधव जो है शेखर को समझाता है। और अब समय यह है कि तुम अपने सृजन से देश की कोई सोई जनता के भय में जो कि अचानक भय और निराशा से ग्रसित हो गई है, उनमें नई चेतना का संचार करो। अपने जीवन के उद्देश्य को व्यापकता दो या व्यापक अर्थ प्रदान करो। और शेखर न जाने कौन सी प्रेरणा और शक्ति के वशीभूत होकर भोर के तारा रचना को अग्नि के हवाले कर देता है और घर से बाहर जाकर विशाल जनसमूह को माधव के कहे अनुसार राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित कर जन जागरण का नाद फूंक कर सोई और परास्त जनता को जागरूक कर साम्राज्य की आज़ादी और हूणों से विद्रोह के लिए सनद करता है या तैयार करता है। इस तरह इस लघु एकांकी द्वारा दर्शाया गया है कि जो कवि अपनी प्रतिभा सिर्फ सुखांत सुखाए काव्य सृजन के लिए कर रहा था, पर अपने कवि कर्तव्य को समझकर कवि कर्म से सामाजिक सरोकार को जोड़कर भोर के तारे की हल्की रोशनी देने के स्थान पर शेखर प्रभात का सूर्य बन सबको आलोकित करता है। तो इस एकांकी में हम कुछ और बिंदुओं पर भी गौर करना चाहेंगे, जिनको मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ। कि जो भोर का तारा है, इसमें जो गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी 5वीं शताब्दी में भारत पर हूणों के आक्रमण की वजह से संकटग्रस्त हो जाती है। वहाँ का कवि शेखर जीवन के सौंदर्य का उपासक है और उसका मित्र माधव गुप्त देश की रक्षा के लिए कर्तव्य पालन को प्रमुख स्थान देता है। दोनों का भावों का द्वंद्व इस एकांकी का प्राण है। यदि शेखर अपनी प्रेयसी छाया के सौंदर्य पर मुग्ध है, तो माधव हूणों के आक्रमण के कारण पंचनद की दुर्दशा से त्रस्त है।
वह छाया और शेखर से याचना करता है। सारा पंचनंद आज हूणों के भय से काँप रहा है। एक के बाद एक गांव जल रहे हैं, अत्याचार हो रहा है। शीघ्र ही सारा आर्यव्रत पीड़ितों के हाहाकार से गूंजने लगेगा। शेखर, मैं तुमसे और छाया से भीख मांगता हूँ कि स्कंदगुप्त के साम्राज्य की, देश की इस संकट में मदद करो। और इस तरह से इस एकांकी में कवि कर्तव्य जो है वह अचानक उसके मन में जाग जाता है कि वह, उसका जो कार्य क्षेत्र है वो सीमित नहीं है श्रृंगार और प्रेम का वर्णन करने के लिए, अपितु सोई जनता में एक तरह से उसके हृदय में जागरण का कार्य भी कवि ही कर सकता है। और वह अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ के जनता को प्रेरित करता है। और ये भोर का तारा जो है हल्का मध्यम प्रकाश लिए हुए होता है, वही अब अपने उद्देश्य से प्रभात का सूर्य बनकर चमकता है। तो इस तरह यह इसका एकांकी का संदेश है।